वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आप सभी का। गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं विल्टिंग ऑफ अरहर। प्लांट पैथोलॉजी के एक डिजीज हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और ऐसे बारी बारी से एक एक करके वीडियो हम अपलोड कर देंगे। इसलिए उन वीडियोज़ को देखने के लिए जो नेक्स्ट आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने पहली बार इस चैनल को ज्वाइन किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज प्लांट पैथोलॉजी का ये जो डिजीज है दूसरे नंबर पे है विल्टिंग ऑफ अरहर। इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। आपको बता दें कि विल्टिंग ऑफ अरहर जो होता है वो कजानस प्लांट जो होता है अरहर के प्लांट, उस पर ये डिजीज होती है और कंप्लीट जिस फील्ड में होगी वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बीच बीच में कुछ इस तरीके से प्लांट में जो इसकी लीव्स है वो ड्राई कर जाती हैं, सूख जाती है। तो ये क्या है? ये विल्टिंग ऑफ अरहर डिजीज है। समझ रहे हैं बात को? अरहर को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट में हम डिस्कशन करते हैं कि पहले पॉइंट में यहाँ दिया है इंट्रोडक्शन में, विल्ट ऑफ पिजन पी इज द वर्स्ट डिजीज रेड ग्राम और अरहर इन इंडिया। भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये डिजीज पाई जाती है और उन्हीं एरियाज में ज़्यादातर ये होती है जिस एरिया में इस क्रॉप की कल्टीवेशन किया जाता है। बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट में यह डिस्कशन होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसकी ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत गाइस पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तमिलनाडु। यहाँ पर इसकी क्रॉपिंग ज़्यादा की जाती है, सो डिजीज भी यहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती है। आप इस फिगर को अगर अच्छे से देखें तो ये फील्ड है। अब अरहर प्लांट के जो फील्ड हैं जहाँ पर ये लगाया जाएगा, जहाँ पर इसकी क्रॉपिंग की जाएगी, उस एरिया में अगर आप जाते हैं तो नॉर्मली आपको कुछ बीच बीच में ऐसे ही प्लांट देखने को मिल जाते हैं जिनकी लीव्स कम्प्लीटली ड्राई कर जाती है। सो ये जो ड्राई हुआ है गाइस, ये इसका कारण सिर्फ एक ही है, विल्ट ऑफ अरहर। यही डिजीज है। मोस्टली अगर आप बात करें तो इसका सिम्टम कैसे देखने को मिलता है, तो फिगर में आप देख ही चुके हैं किस तरह से होता है। पॉइंट में आप देख लीजिए, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं वो यहाँ पे पॉइंट है। विल्टिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल और सडन येलोइंग, विदरिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ इंटायर प्लांट्स और सम ब्रांचेज। इंटायर प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई कर जाते हैं और उसकी ब्रांचेज भी ड्राई कर जाती हैं, साथ ही साथ उसकी लीव्स भी ड्राई कर जाती है, यानी सूख जाती है। ये पहला लक्षण है विल्टिंग ऑफ अरहर के। गाइज नेक्स्ट पॉइंट में इसी में दिया है, पैचेज ऑफ विल्ट प्लांट्स इन द फील्ड में बी सीन। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली ये चीज़ें देखी जा सकती है। नेक्स्ट है सिम्टम क्या हो सकता है, द मेन रूट्स एंड बेस ऑफ द स्टेम टिश्यू। रूट्स के जो मेन बेसिस होते हैं वहाँ की अगर बात करें, खासकर स्टेम टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्रैकेंड आइदर यूनिफॉर्मली और स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेज, वो ड्राई हो जाते हैं, सूख हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्शियल विल्टिंग इज आल्सो कॉमन। पार्शियल विल्टिंग इज आल्सो कॉमन। नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिज्म। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म, दूसरी हेडिंग हो जाएगी। सिम्टम के बाद हो जाएगा कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी किस पैथोजेंस के द्वारा ये डिजीज कॉज किया जाता है। तो फाइनली आपको हम बता दें कि जनरली ये जो डिजीज है वो फंगस द्वारा होती है। किसके द्वारा? फंगस द्वारा। अब कौन सा फंगस है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म में आपको यही ध्यान देना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली कौन से पैथोजेंस द्वारा ये डिजीज कॉज करती है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर उसका नाम लिखा गया है, जिसके माध्यम से, तो ये फ्यूजेरियम एक प्रकार के क्या है, फंगस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ओडम इसका पूरा नाम है। द फंगस इज मेनली कन्फाइंड टू द वैस्कुलर टिश्यू। मेनली कहाँ पर होता है? वैस्कुलर टिश्यू में। एंड इज बोथ इंटर एंड इंट्रासेलुलर टिश्यूज में। जो इस फ्यूजेरियम के माइसिलियम्स है वो इंटर एंड इंट्रासेलुलर बोथ टाइप्स के जो है ग्रो करते हैं ग्रुप्स में।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गाइज, द हाइफी और कलरलेस। जो हाइफी होता है इसका कलरलेस होता है, बहुत सिंपल। टर्निंग टू क्रीम, और किस रूप में बदल जाता है, देखिए क्रीम आर येलो विद द एज। नेक्स्ट, द हाइफी ग्रो अलोंग द वेसल्स, अलोंग द वेसल्स के द्वारा ये ग्रो करता रहता है उसके साथ में। आगे है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। जैसे 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस, मेनली 3 काइंड्स एंड 3 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें फ्यूजेरियम के, यानी फ्यूजेरियम और जीस्पोरियम के जो स्पोर्स है गाइस वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा स्मॉल होगा, नंबर 1 पे स्मॉल होगा, कर्व होगा, मुड़ा हुआ होगा, 1 to 2 सेल्स, यानी एक या एक से 2 सेल के बने होंगे लगभग जनरली। दूसरे नंबर पे है माइक्रोकोनिडिया, ठीक है, माइक्रोकोनिडिया, ये हो जाएगा माइक्रोकोनिडिया। फर्स्ट वाले को आप माइक्रोकोनिडिया कह सकते हैं। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, छोटा कोनिडिया जिसमें लगभग 1 या 2 सेल पाई जाएंगी। दूसरा जाएगा माइक्रोकोनिडिया, आपके सामने फिगर भी दिख रहा है, आप इसे देख सकते हैं बहुत इजीली, यहीं से आप समझ लीजिए। आइए देखते हैं, ये जो दिख रहे हैं माइक्रोकोनिडिया हैं, यानी लगभग कितने सेल का हो सकता है माइक्रोकोनिडिया। इसमें जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स 3 to 5 सेल्स के होंगे, जबकि जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं लगभग 1 से 2 सेल के, ये माइक्रो हैं, अब देख लीजिए 2 सेल के हैं, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से इसके कोनिडिया होते हैं। सिकल शेप कोनिडिया पाए जाते हैं इसके, फ्यूजेरियम के जो कोनिडिया है सिकल शेप यानी हंसिया के आकार के होते हैं। तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्लेमाइडोस्पोर्स। तीसरा कंडीशन से है क्लेमाइडोस्पोर्स के जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाते हैं इस फंगस के, इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो ड्राई करने लगता है और लीव्स की टोटली ड्राई हो जाती है, फाइनली जो प्लांट है वो सूख जाते हैं। ओके, थिक वॉल क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होता है उसकी यहाँ करेक्टर लिखे गए। थिक वॉल होती है, वॉल उसकी कैसे थिक होती है, राउंडेड होती है, 1 to 2 सेल की होती है, यानी क्लेमाइडोस्पोर्स के। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो विल्टिंग ऑफ डिजीज है अरहर के प्लांट पे होती है वो आपके सामने हमने यहाँ पर मैटर जो है प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये थिंग है कि अगर आपने डिजीज पढ़ लिया है तो उस डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले पॉइंट पे हम आपको बता दें, इवन कोई भी डिजीज हो जनरली आपको सैनिटेशन जरूर रखना है पहले पॉइंट में, ठीक। तो सबसे पहला काम है फील्ड सैनिटेशन, उस फील्ड को सैनिटाइज करना है। दूसरा क्रॉप रोटेशन, दूसरा कंडीशन क्या है, क्रॉप को हमेशा रोटेट करके लगाना चाहिए, यानी जिस फील्ड में आप एक बार अरहर लगाए हैं दूसरी बार उस फील्ड में दूसरे क्रॉप को आप कल्टीवेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। जितनी ज़्यादा आप रेजिस्टेंट वेराइटी आप यूज करेंगे उतने ही कम मात्रा में डिजीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ वेराइटी हमने लिख दिया है, NP15, NP38, ये वेराइटीज के नाम हैं। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन इज वेरी सक्सेसफुल, ये तो पहले से भी हो चुका है, एक बार फिर से देखिए। क्रॉप रोटेशन इज वेरी सक्सेसफुल एज इट वुड चेक द बिल्ड अप ऑफ इनोकुलम इन सॉइल। तो ये दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि रेजिस्टेंट वेराइटीज आप जितने ज़्यादा यूज करते हैं उतनी ही कम मात्रा में यह डिजीज फैलेगी। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये हमारी बातें, ये जो हमारा लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका जो मैटर है, जो नोट्स है प्रोवाइड हो सके, क्योंकि आपका आगे एग्ज़ाम भी होने वाला है, डेट आ चुकी है। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो जल्द ही आपके सामने हम प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।